नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। देश कोरोना से बेहाल है, लेकिन सवाल है कि आखिर ऑक्सीजन, जरूरी दवाएं, इंजेक्शन की कमी कब दूर होंगी? और सबसे बड़े दो सवाल जिनका जवाब इस वक्त देश का हर व्यक्ति जानना चाहता है। क्या कोरोना का पीक आ चुका है या फिर अभी आना बाकी है? और दूसरा सवाल कि आखिर कोरोना का ये संकट कितने दिनों में पूरी तरह दूर हो जाएगा? इन सभी बड़े सवालों पर आज हम देश के दिग्गज डॉक्टरों से संवाद करने वाले हैं। और आज ही एक बड़ा मुद्दा और है। कांग्रेस बार बार कह रही है कि बिना संपूर्ण लॉकडाउन लगाए कोरोना से निपटना मुश्किल है, जबकि विपक्ष की कुछ पार्टियां कांग्रेस के इस रुख के खिलाफ हैं। सवाल है कि आखिर इस वक्त देश हित में क्या जरूरी है? और तमाम कोशिशों के बाद भी हर सियासी पार्टी का अपनी ढफली, अपना राग वाला हाल क्यों है? इन तमाम मुद्दों पर आज होगी देश की सबसे बड़ी बहस। बेलगाम महामारी, सांसों की जंग जारी। अपने मन की बात वो सुनाते हैं, दूसरों के मन की बात वो कभी नहीं सुनते। कि मिस्टर फाउची जो हैं, जो अमेरिका के, उन्होंने कहा है कि एक नेशनल लॉकडाउन होना चाहिए। कोविड के कंट्रोल इनसे निकल चुका है। इनके पास इंसानियत नाम की चीज़ बाकी नहीं रही है। मैं लॉकडाउन के खिलाफ हूँ। लॉकडाउन से ये होगा कि या तो गरीब भूख से मर जाएगा या कोविड से मर जाएगा। करीब एक महीने से कोरोना कहर बरसा रहा है। इसके बावजूद सियासत में सबकी अपनी डफली और अपना राग वाला खेल चल रहा है। कोई कह रहा है लॉकडाउन लगाओ, कोई कह रहा है मत लगाओ। एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने का खेल भी जारी है। हम सब ने देखा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बार फिर से केंद्र सरकार को लताड़ा, खूब डांटा। यहां तक कि केंद्र सरकार को शुतुरमुर्ग, एक ऑस्ट्रिच से कंपेयर किया। केंद्र सरकार को डांटते हुए ये कहा कि आपको हर हालत में दिल्ली की ऑक्सीजन की जरूरत जो है उसे पूरा करना होगा। मुख्यमंत्री जी का सिर्फ इंटेंट अपने विज्ञापन और विज्ञापन पे पैसा खर्च करना है, जो मुझे लगता है सबसे खराब राजनीति है। जब पिछले साल कोविड शुरू हुआ था और इस साल जब इतनी ज्यादा सेकेंड वेव आई है, अग्रेसिव वेव आई है, तो आपने क्या तैयारी करी है एक साल में? इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार कल सुबह सुप्रीम कोर्ट में ब्यौरा दे। केंद्र बताए कि लोगों को ऑक्सीजन कैसे मिलेगा। दिल्ली समेत सभी राज्यों के लिए प्लान मांगा गया है। इस बीच राहुल गांधी ने एक बार फिर ट्वीट कर सरकार से कहा है कि सरकार समझ नहीं रही है कि कोरोना को रोकने का एकमात्र उपाय है संपूर्ण लॉकडाउन। सरकार के एक्शन न लेने के चलते मासूम लोगों की जान जा रही है। इस बीच जरा ये तस्वीर भी देख लीजिए। गुजरात में अहमदाबाद जिले के नवापुर गांव में एक धार्मिक आयोजन के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए भीड़ उमड़ पड़ी। इस आयोजन का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। लेकिन सवाल है कि क्या इस रवैये के साथ कोरोना के खिलाफ जंग जीती जाएगी? और सवाल ये भी कि आखिर सांसों का ये संकट कब खत्म होगा? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और इस बहस को हम शुरू करें उससे पहले मौजूदा हालात में कोरोना का विश्लेषण कर लेना बहुत जरूरी है। और इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण बात ये जो सामने आएगी वो ये कि 12 राज्यों में 1 लाख से ज्यादा एक्टिव इस वक्त केसेस हैं, जो सबसे बड़ी चुनौती है इनको कम करना। साथ ही 10 राज्यों में पॉजिटिविटी रेट 25% के आसपास बरकरार है और 24 राज्यों में पॉजिटिविटी रेट करीब 15% के आसपास है। और 1 मई के बाद से रिकवरी में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन वो बहुत और हो इसकी उम्मीद की जानी चाहिए। महाराष्ट्र, यूपी, दिल्ली, छत्तीसगढ़ में केस घटे हैं, लेकिन फिर भी जो केसेस सामने आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा है। कर्नाटक, केरल, बंगाल, राजस्थान, बिहार में केस बढ़े हैं। ये वो स्टेट्स हैं जहां पर लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और इन पर कैसे काबू पाया जाए ये भी इन राज्यों के लिए और साथ ही केंद्र के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो ये महत्वपूर्ण आंकड़ा इस वक्त आपके साथ साझा करना जरूरी था। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा पैनल आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहा है। मैं परिचय यहाँ पर करवाना चाहती हूँ उस पैनल से। सबसे पहले आपको बता दूं कि आज हमारे साथ अभी सबसे पहले जुड़ रहे हैं वो डॉक्टर जिनके बात को सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। हमारे साथ डॉक्टर DS राणा, CMD हैं सर गंगाराम हॉस्पिटल के, जुड़ रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ अपराजिता सारंगी जुड़ रही हैं, स्पोक्स पर्सन है BJP के। DS राणा साहब, मैं आज आपसे शुरू करना चाहती हूं क्योंकि आज के वक्त में
अगर देश की जनता किसी को सुनना चाहती है मौजूदा हालात पर तो वो डॉक्टर हैं, और आप जैसे प्रतिष्ठित डॉक्टर अगर कुछ कहेंगे तो मुझे लगता है कि उसका व्यापक असर होगा। ऐसे में आप मुझे बताइए कि मौजूदा स्थिति में ऑक्सीजन अभी किस स्थिति में बरकरार है, आने वाले 10 दिनों में क्या हालात होंगे, बीते जो 10 दिन हैं वो कैसे रहे? प्रीति जी, बीते 10 दिन तो काफ़ी ख़राब रहे। शुरू के दिन बड़े बड़े ख़राब थे, तो पिछले 4-5 दिनों से स्थिति सुधरती जा रही है और ऐसे लगता है कि ये स्थिति अब 2-3 दिन में शायद और अच्छी हो जाएगी, जहाँ तक ऑक्सीजन सप्लाई का क्वेश्चन है। और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, NGOs, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन सभी अच्छा काम कर रहे हैं, तो कुछ इसका अच्छा रिजल्ट निकल रहा है। और मेरे ख्याल में वही करना चाहिए, इसकी बजाय कि हम इस टाइम ब्लेम गेम में पड़ें। ब्लेम गेम को ना टीवी में डिस्कस करें ना पब्लिक में डिस्कस करें। अब तो यही डिस्कस करें कि ऑक्सीजन किस तरीके से मुहैया किया जाए हॉस्पिटलों में, किस तरीके से उसका हम क्लेम करते हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन काफ़ी है सारे देश में। जब काफ़ी है तो उसको क्यों नहीं वितरण किया जा रहा है, उसको क्यों नहीं हॉस्पिटल तक पहुँचाया जा रहा है? वो अभी भी कमी है, पर अब पहले से स्थिति सुधर गई है, अच्छी है। सर, लेकिन आप बता रहे हैं कि स्थिति सुधर गई है। अभी भी जहाँ तक अभी आज ही का अभी कुछ ही 1 घंटा भी नहीं हुआ है सर। हमारे साथ अलका लांबा भी जुड़ गए हैं और कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन, मैं उनके पास भी आऊंगी, लेकिन सबसे पहले आज मैं चाहती हूँ कि हमारे साथ जो बड़ा डॉक्टर का पैनल जुड़ रहा है उनसे मैं बात करूँ, अलका। और डॉक्टर राणा, ये मुझे बताइए सर, आप कह रहे हैं कि पहले की स्थितियां बहुत खराब थी लेकिन अभी की स्थितियां कुछ बेहतर है, आने वाले समय में क्या होगा? उससे जोड़कर मेरा अगला सवाल है, वो सवाल ये कि प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार विजय राघवन ने कहा है कि नई लहर के लिए तैयार रहिए। वो कब तक आएगी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अभी तो हम दूसरी लहर से ही नहीं पार पा रहे हैं, तो फिर आगे वाली स्थितियों के बारे में आप कैसे आकलन करेंगे? डॉक्टर राणा। किया जाए, इसके लिए अभी समाधान हो रहे हैं कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाए जा रहे हैं, ऑक्सीजन रीजनरेशन वाले प्लांट लगाए जा रहे हैं, ऑक्सीजन का जो सप्लाई चेन है वो स्मूथ लाइन की जा रही है। और आगे के लिए मैं समझता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सरकार जो है, चाहे केंद्रीय सरकार है चाहे प्रादेशिक सरकार है, वो इस चीज़ को तैयार रहेंगे कि ये लहर आ सकती है, इससे भी स्ट्रांग लहर आ सकती है। ऐसा ही जो सेकंड लहर आई कोई नई चीज़ नहीं थी। दूसरे जो देश थे, चाहे यूरोप में, अमेरिका में लहर आई थी, पर हमने सोचा शायद नहीं आएगी अभी। चलो कभी गलत भी हो सकता है, अब जो कुछ होगा वो तो हो गया है, पर आगे के लिए सतर्क रहें। और इस वक्त भी सारे जुड़कर जो प्रॉब्लम ये शुरू हुई है इसको ठीक किया जाए। लोग ऑक्सीजन को ब्लैक में कर रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लैक में मिल रहे हैं, ऑक्सीजन ब्लैक में मिल रही है, दवाइयाँ ब्लैक में मिल रही हैं, उन चीज़ों का एक हॉस्पिटल के बेड्स पर प्रॉब्लम करी हो रही है। सब जगह चारों तरफ जो है वो कुछ लोग नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं जी। पर जो मेजॉरिटी लोग हैं वो अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों से देश चलता है, अच्छे लोगों से सोसाइटी चलती है, सब लोग जुड़े हुए हैं। मैंने आज मुझे इस मॉर्निंग से पता नहीं कितने NGO जो हैं मुझे अप्रोच कर चुके कि वो हमारी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। अभी मेरे सामने भी खड़े हुए हैं जो 100 बेड हमारे हॉस्पिटल में ऐड करने के लिए तैयार हैं। पर 100 बेड के लिए ऑक्सीजन चाहिए, पर ऑक्सीजन से ज़्यादा जरूरी जो नेक्स्ट वीक तक प्रॉब्लम आ जाएगी वो है कि हम मैन पावर नहीं सप्लाई कर पाएंगे। आज भी मैं रोता हूँ जब पेशेंट को बेड नहीं मिलता, मैं सोचता हूँ ICU बेड और बढ़ा दूँ। आज मैं 20 बेड अपने हॉस्पिटल में ऐड करना चाहता था, पर मेरी जो चीफ नर्सिंग ऑफिसर उसने कहा मेरे पास नर्सिस नहीं है, तो वैसे ही डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं। तो हमारी सबसे चुनौती आने वाली है आने वाले टाइम में मेडिकल मैन पावर की सबसे बड़ी दिक्कत आएगी ऑक्सीजन के साथ साथ, और जो इंजेक्शंस हैं, दवाइयां हैं, उनकी कमियों से तो बीते दिन हम जूझे ही। इसका सॉल्यूशन नहीं होगा कोई। बिल्कुल। और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर सोनिया लाल गुप्ता भी जुड़ गए हैं, जो मेट्रो हॉस्पिटल की। सर आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है और मैं चाहती हूँ कि दूसरे हॉस्पिटल्स के हालात क्या हैं। आप दोनों ही प्रतिष्ठित डॉक्टर्स हैं जो ये बताएंगे कि मौजूदा हालात में हम किस तरह की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। तो डॉक्टर सोनिया लाल, मेरा सवाल आपसे ये है कि ऑक्सीजन की अभी आपके अस्पताल में क्या स्थिति है? तो पहले से सिचुएशन डेफिनेटली बेटर हो रही है। जो 10 दिन पहले स्थिति थी, जहाँ पे मतलब चाहे 1 हफ्ता पहले भी जो स्थिति थी, जहाँ पे हर मूवमेंट पे एक डर था
पांच लास्ट मोमेंट तक वेट कर रहे थे, तो थोड़ा सा बेटर प्लानिंग डेफिनेटली हुई है। गवर्नमेंट ने न्यू वेंडर्स भी असाइन करे हैं, ट्रांसपोर्ट का थोड़ा रेगुलराइज हो रहा है, सो डेफिनेटली वी कैन, हम डिफरेंस दिख रहा है जो पहले से। हम ये नहीं बोलेंगे कि ऑब्वियसली हम बिल्कुल टेंशन फ्री हैं कि हमें पता है कि हमेशा आएगी, बट थिंग्स आर बेटर। तो द पॉजिटिव बात ये है कि पहले से बेहतर है, क्योंकि पहले यही डर लगा रहता था कि बस पेशेंट्स सारी इतनी मेहनत कर रहे हैं पेशेंट्स को बचाने के लिए, ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी पेशेंट को कभी है अपनी लाइफ का लॉस नहीं होना चाहिए। सो एटलीस्ट एक वो स्टेबिलिटी धीरे धीरे करके आ रही है, अभी भी और बहुत टाइम लगेगा, बट बेटर हो रहा है स्टेप बाय स्टेप। डॉक्टर सोनिया लाल, आप कई हॉस्पिटल्स के ग्रुप के साथ अब एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर यहाँ पर मौजूद हैं। आप मुझे बताइए कि ये स्थितियां कब तक सही हो पाएंगी? कोई आकलन आपके पास है? क्योंकि स्थितियां मौजूदा वक्त में जिस तरह की हैं, उनको तो मतलब जिस तरह से आप लोग डील कर रहे हैं उसके लिए हैट्स ऑफ है, लेकिन ये सिचुएशन कब तक बनी रहेगी? क्योंकि जो लोग अस्पतालों तक पहुंच रहे हैं वो सबसे पहले ये जानना चाह रहे हैं कि जिस अस्पताल पर वो दस्तक दे रहे हैं वहां मेडिकल फैसिलिटीज या फिर बेसिक ऑक्सीजन की सप्लाई है भी कि नहीं है। आई थिंक जिस तरीके से अब चीजें रेगुलराइज हो रही है, आई विश मैं प्रिडिक्ट कर पाती, बट नोबडी कैन प्रिडिक्ट कि कब तक चलेगा, बट क्योंकि सिचुएशन बेटर हो रही है, आई एम होपिंग कि एज वी गो फॉरवर्ड, हमारे दिल्ली एनसीआर में 6 हॉस्पिटल्स है जो कोविड अभी ट्रीट कर रहे हैं, तो जैसे सिचुएशन एंड अब कंपैरेटिवली लग रहा है कि सिचुएशन थोड़ी स्टेबलाइज हो रही है। सो लेट्स सी, आई थिंक जैसे गवर्नमेंट अपने रूल्स लेके आ रही है, अपनी प्रोसेसेस को लेके आ रही है, थिंग्स विल गेट बेटर। पर अभी वही है कि जब तक नंबर्स नहीं कंट्रोल होते हमारे, तब तक वॉल्यूम रहेगा, एंड जब तक वॉल्यूम रहेगा तब तक ऑक्सीजन की डिमांड भी बनी रहेगी, क्योंकि इसमें हमें पता है लंग्स कितनी ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं, तो इसलिए ऑक्सीजन की भी डिमांड बहुत ज्यादा है। हॉस्पिटल में हाई फ्लो नेजल कैनुलास बहुत कोशिश की जा रही है कि ना यूज कर पाए, जहाँ पे मैक्सिमम, जब जहाँ पे, और ये सारे हॉस्पिटल्स में करे, सारी गवर्नमेंट से रूल्स निकाल रही है इसी रीजन के लिए कि ऑक्सीजन की कमी ना हो और हर पेशेंट को जो उनको अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिला है मिले। एक और बात, बाकी स्टेट्स ने एक और रूल करा है बॉम्बे में, जिसमें बोलूंगी कि जो शायद दिल्ली में भी अब एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए। पहले गोल था कि 60 के 96-97% तक सैचुरेशन जाए ऑक्सीजन पे, पर अगर हम 94 का भी गोल रख के चले तो ऑक्सीजन थोड़ा बचाया जा सकता है और पेशेंट्स को मिला जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका सजेशन। इस पर आतिशी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, मैं उनसे भी बात करूंगी। अपराजिता सारंगी हमारे साथ जुड़ गई हैं और अलका लांबा भी हमारे साथ है। मैं पॉलिटिकल डिबेट शुरू करने से पहले डॉक्टर राणा आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अभी किन किन एरियाज में हमें काम करना है ताकि आने वाले वक्त में हम पहले से ज्यादा तैयार हों। मेरे ख्याल में हमें सबसे ज़्यादा काम करना है, डिमांड कम करनी है, केसेस कम करने हैं। केसेस कम नहीं होंगे तो हमें पता है कि हमारे कंट्री के रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि चलो ऑक्सीजन पूरी मात्रा में मिल सकती है, हमने अपनी ज़िंदगी में 45 साल में कभी नहीं सोचा कि ऑक्सीजन की भी कभी कमी हो सकती है किसी भी अस्पताल में। तो एक नई सिचुएशन आई हुई है, हो सकता है ठीक हो जाए, पर ये ठीक हो जाएगी और आपके केसेस कम नहीं होंगे तो आप बेड स्ट्रेंथ नहीं बढ़ा पाओगे। ये कहना कि हम टेंटों में बेड लगा देंगे, यहाँ बेड लगा देंगे, उनको मैनेज कौन करेगा? प्रॉब्लम इस टाइम ये आ रही है जो अभी भी आने वाली है, अब कि आज केसेस कम है ऑन द होल, इवन हॉस्पिटल भी बेड बर्डन कम है, पर जो पेशेंट जितने आ रहे हैं वो सीरियस हैं, उनके लिए आईसीयू चाहिए। आईसीयू को मैनेज करने के लिए एक स्पेशल मैन पावर चाहिए होती है, वो मैन पावर नहीं मिल सकती। ऑक्सीजन मिल भी जाएगी तो मैन पावर कहाँ से लाएंगे? इसलिए बहुत जरूरी है कि केसेस कम करो। उनमें लॉकडाउन और सबसे इम्पोर्टेंट सेल्फ लॉकडाउन जो है वो दो भी इम्पोर्टेंट मेजर है। मैं समझता हूँ कि लॉकडाउन के कई डिसएडवांटेज है, मैंने सुनता रहता हूँ, कई पॉलिटिशियन उसके अगेंस्ट है, कई लोग उसके अगेंस्ट है, कई फार में है, पर मेरे मुताबिक मुझे लगता है कि दिल्ली में जो लॉकडाउन हुआ पिछले 15 दिन में, उसी की वजह से कुछ केस कम हुए। जब तक ट्रांसमिशन कम नहीं हो सकती है, संक्रमण कम नहीं हो सकता है, जबकि हमें पता है इस स्ट्रेन में जो कंटेजियसनेस है वो बहुत ज़्यादा है। एक फैमिली में यदि किसी एक को हो जाता है तो ऑलमोस्ट 80 से 90% चांसेस है कि सारी फैमिली को हो जाएगा। बिल्कुल। जब पिछली बारी एक फैमिली में एक होता था तो ऑलमोस्ट 40% चांस होते हैं कि किसी को होगा, बाकियों को नहीं होता था। अब जब इतने केसेस बढ़ जाते हैं, उनमें 5% या 10% को भी एडमिशन की जरूरत पड़ती है, तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। वो वॉल्यूम हम नहीं टेक ओवर कर सकते हैं अनटिल कोई ऐसे कंसल्टेड एफर्ट किए जाएँ, जैसे कोई एक स्पेशल हॉस्पिटल बनाया होता है, उसमें ट्राई एजिंग प्रॉपरली हो। और मेरी ये भी आप यहाँ एक गुजारिश होगी
कि जैसे हमारे हॉस्पिटल है, इन पर वीवीआईपी का प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। जो अननेसेसरी जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है वो पेशेंट नहीं जाने चाहिए अंडर वीवीआई प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर पेशेंट नहीं एडमिट होने चाहिए। इसमें जरूरत है कि उन्हीं जरूरतमंदों को एडमिशन दो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर इकोनॉमिक्स एंड कॉन्टेक्स्ट, जिनको हॉस्पिटल की जरूरत है। बाकी पेशेंट हॉस्पिटल में नहीं होने चाहिए। और एट द सेम टाइम हमें ये जो नंबर ऑफ केसेज है वो कम करना है। और कम तभी हो सकते हैं ठीक है जब डॉक्टर हमारा राणा कोई जी, मतलब एक डॉक्टर राणा जी, कम हो। आपने जो सुझाव दिए हैं, हमारे साथ तीनों जो मेहमान हैं वो एक एक कर मैं उनसे सबसे जवाब लूंगी, लेकिन चूंकि बहुत सारे जो सवाल हैं वो सीधे केंद्र से ही जुड़े हुए हैं, तो अपराजिता सारंगी मैं आपसे शुरुआत करती हूँ। अब मैं पॉलिटिकल डिबेट ओपन करने जा रही हूँ, मेरे कुछ सवाल होंगे, लेकिन जो सुझाव डॉक्टर राणा ने आपको दिया है वो सुझाव एक दो नहीं है, उसकी फहरिस्त काफी लंबी है। ऐसे में उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई की भी बात की है उन्होंने कहा है कि आईसीयू बेड हमें बढ़ाने होंगे, और जो वीवीआईपी फैसिलिटीज लोगों को मिल रही है जिन्हें जरूरत नहीं है उनको भी अब संज्ञान में लेना होगा। लेकिन उन्होंने जो सबसे पहली बात कही वो थी लॉकडाउन या सेल्फ लॉकडाउन पर। तो आप लोगों की आगे की तैयारी क्या है? आप सबको मेरा नमस्कार। मैं सबसे पहले तो ये कह दूं कि स्थिति गंभीर है, गंभीर बनी हुई है। अच्छी बात ये हुई है कि रिकवरी रेट बढ़ गया है, मोर्टालिटी रेट हमारा कम है, मृत्यु दर हमारा कम है दूसरे देशों की अपेक्षा में। और अगर 24 घंटे में 3,37,000 लोग ठीक हो रहे हैं तो मुझे लगता है कि राहत की सांस भी हम कुछ समय तक ले सकते हैं। और अभी चिकित्सकों को सुनकर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने सही कहा कि अब केसेस कुछ कम रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कंप्लेसेंसी का वक्त नहीं है। और मैं आप सबको केंद्र सरकार की तरफ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विश्वास देना चाहती हूं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार स्थिति को सुधारने की दिशा में हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हर एक क्षेत्र में, हर एक सेगमेंट में, हर एक सेक्टर में जो भी बन सकता है कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है जो अभी डॉक्टर साहब ने भी कही, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं उनकी बातों की पुनरावृत्ति करूंगी। उन्होंने कहा कि बहुत सारे स्वयंसेवी संगठन आगे आए हैं और हमारी सहायता कर रहे हैं। मुझे लगता है ये बहुत ही सकारात्मक पक्ष है और हम सब मिलकर कोरोना के साथ युद्ध कर रहे हैं। इस वक्त और मैं आपको बता दूं कि होना जरूरी है, मैं आपको बता दूं कि हम हर एक आह्वान के लिए तैयार को ही कहा है कि आप लोग शुतुरमुर्ग बनकर बैठे हुए हैं। तो यानी कि जो सिचुएशन पहले कंट्रोल हो सकती थी वो आप लोगों ने काफी हद तक नहीं की और स्थितियां इतनी बुरी हो गई। अब आप ठीकरा भले ही राज्यों पर फोड़े, राज्य कहें कि केंद्र सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन सच ये है कि जान आम आदमी की जा रही है। देखिए, हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, क्या पक्ष, क्या विपक्ष, क्या केंद्र, क्या राज्य सरकार और क्या स्वयंसेवक संस्थाएं। मुझे लगता है ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हमारे देश का हर एक व्यक्ति स्वस्थ रहे। हमें पता था कि दूसरी लहर आएगी, दूसरे देशों में भी आई, भयानक तरीके से आई, हमारे देश में भी आई और बहुत ही भयानक तरीके से आई। और मैं आपको बता दूं, हमारी जनसंख्या दूसरे देशों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है। एक दूसरी बात, यहाँ की जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है हम सबको ज्ञात है। 455 लोग 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। और अगर हम यूएस की बात लें तो 1 वर्ग किलोमीटर में महज 36 लोग रहते हैं। ये मुझे लगता है कि जहां हमारे साथ जो भी पैनल में बैठे हैं उन सबको पता है, मुझे बोलने का मौका दें कि समन्वय होना चाहिए, लेकिन सामूहिक जिम्मेदारी है। सामूहिक जिम्मेदारी में वो समन्वय कहाँ है? आतिशी अभी हमारे साथ जुड़ी हुई है, मैं उन्हीं से पूछ लेती हूँ। आतिशी, ये कह देना कि सामूहिक जिम्मेदारी है और ऐसे में आप कभी केंद्र के कोर्ट में बॉल डाल दें और केंद्र कभी आपसे कुछ कहना चाहे, लेकिन सच यह है कि दिल्ली में अभी भी भयानक ऑक्सीजन की कमी है। इस पर आप लोग क्या विचार कर रहे हैं? देखिए प्रीति, ये बिल्कुल सही बात है कि ऐसी बड़ी महामारी में राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी होती है, केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी होती है। लेकिन जो अभी दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को लेकर समस्या है, ऑक्सीजन एक सेंट्रली रेगुलेटेड कमोडिटी है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं कहूं कि जैसे दिल्ली भर में
पानी पहुंचाना दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है, हर हिस्से में पानी पहुंचाना होगा। हम ये नहीं कह सकते कि जमुना पार हम पूर्वी दिल्ली में पानी नहीं पहुंचाएंगे, वो अपना इंतजाम खुद कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। वो जिम्मेदारी दिल्ली की सरकार की ही है और दिल्ली की सरकार को ही पूरी करनी होगी, क्योंकि ये एक सेंट्रली मैनेज सप्लाई होता है। उसी तरह से ऑक्सीजन एक केंद्र सरकार द्वारा मैनेज्ड कमोडिटी है, तो ये 100% इंश्योर करना कि हर राज्य को उनकी जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है ये पहुंच पाए, ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। देखिए, ये समय नहीं है तू मैं का या उंगली उठाने का, लेकिन ये सच्चाई है कि दिल्ली को उसके ऑक्सीजन का कोटा सिर्फ कागजों पे मिल रहा था इतने दिन। तो क्या वो तो आतिशी, जब कोर्ट आप ये ने कहना चाहती हैं कि केंद्र सरकार की जो दिल्ली के प्रति जिम्मेदारी है वो नहीं निभा रहे हैं, या फिर वो जानबूझकर दिल्ली में इस तरह के हालात बना रहे हैं? सीधा बताइए। देखिए, ये तो कहना गलत होगा कि कोई भी ऐसे समय पे जानबूझकर कर रहा है। ये तो हम भी, वो चाहे हमारे कितने भी विरोधी हो, ये तो हम भी नहीं करेंगे। लेकिन ये तो सच्चाई है कि जहां तक ऑक्सीजन प्रोवाइड करने की बात है, वहां पे केंद्र सरकार के मैनेजमेंट का फेलियर है। इसी मैनेजमेंट फेलियर को कल दिल्ली हाई कोर्ट ने पॉइंट भी किया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने कल शो कॉज नोटिस भी इशू किया। मुझे इस बात से अचंभा है कि शो कॉज नोटिस जब उन्हें दिया गया कि 700 मेट्रिक टन आपने ऑक्सीजन क्यों नहीं दी, केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन पहुंचाने के बजाय उस नोटिस को चैलेंज किया। मैं सोचती हूँ आपके पास अगर इतना खाली समय है तो उसको इस समस्या को सुलझाने में लगाइए कि रोरकेला से दिल्ली ऑक्सीजन कैसे आएगी, दुर्गापुर से दिल्ली ऑक्सीजन कैसे आएगी, पश्चिम बंगाल से दिल्ली ऑक्सीजन कैसे आएगी। दिल्ली को ऑक्सीजन का कोटा ऐसे दूर दूर के राज्यों से फिक्स कर दिया गया है। अब सवाल ये है कि प्रोविजन कैसे होगा। केंद्र सरकार ये खुद कह रही है कि उनके पास देश भर में 1640 क्रायोजेनिक टैंकर हैं। अगर 1640 क्रायोजेनिक टैंकर हैं तो उसमें से दिल्ली के हिस्से 100 क्रायोजेनिक टैंकर क्यों नहीं दे देती है केंद्र सरकार? ठीक है, जब दिल्ली इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये खुद बोला है कि बाकी स्टेट्स की तरह दिल्ली के पास क्रायोजेनिक टैंकर भी नहीं है और इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन प्लांट्स भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए केंद्र को ये जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। बहुत जरूरी सवाल है, इस पर जवाब मैं लूंगी अपराजिता जी से, लेकिन अलका भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, वो कुछ कहना चाह रही है। अलका, आप अपना पॉइंट रखिए। प्रीति, दोनों सत्ताधारी दल की जो प्रवक्ता बैठी है, जनता के कुछ सवाल है, अगर आपके माध्यम से जवाब मिल जाए। पहला, भाजपा की प्रवक्ता से, दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 25 अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट उतरी और उसमें क्या सामान उतरा? 5,500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 3,200 ऑक्सीजन सिलेंडर, 1,36,000 रेमडेसिविर इंजेक्शंस, 300 टन लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स जिसमें वेंटिलेटर उतरे हैं। 5 दिन से पड़े हैं, कोई डोमेस्टिक फ्लाइट नहीं वहां से किसी राज्य में गई है पिछले 5 दिन में। ये सामान जो पड़ा हुआ है, क्या आम आदमी को उठाकर राज्यों तक देना है या इसकी कोई जवाबदेही किसी की है? पहला सवाल। दूसरा, ये जो आप कह रहे हैं ना पॉजिटिविटी रेट कम हुआ है, मामले कम हुए, ये झूठ और धोखा है। मैं कहूंगी टेस्टिंग कम हुई है, मामले कम नहीं हुए हैं। दिल्ली में 1 लाख टेस्ट रोज का था, 40% टेस्ट में भारी कमी आई है। अब मैं आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता से पूछना चाहती हूँ, कोई दो राय नहीं, 976 मैट्रिक टन रोज की ऑक्सीजन की दिल्ली के अंदर मांग है। मिल कितनी रही है? 3, 4 और 500 मैट्रिक टन। मैं पूछना चाहती हूँ 600, 400 और 500 मैट्रिक टन रोज का जो कम पड़ रहा है, उससे या तो ये कहें कि जिन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रही, कि 400-500 मैट्रिक टन कम बहुत बड़ी बात होती है, कि लोग ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रही, वो आंकड़े क्यों छुपाए जा रहे हैं? और अगर ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन 500 मैट्रिक टन कम भी है तो भी लोग दम नहीं तोड़ रहे हैं, तो फिर 976 मैट्रिक टन की मांग बेईमानी है या नहीं है? क्योंकि दिल्ली फुटबॉल बन गई है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और अगर ये ना होते तो जो मिल रही है ना ऑक्सीजन, वो भी ना मिलती। इन्होंने कहा हमारे पास टैंकर नहीं है। इनसे पूछिए, अगर 1 महीने में केजरीवाल जी 44 ऑक्सीजन प्लांट लगाने का दावा कर रहे हैं कि 1 महीने में 44 लगा देंगे, तो क्या 1 साल में 40 नहीं लगा सकते थे? तो कहीं ना कहीं फेल्योर दिल्ली और केंद्र, राज्य और केंद्र सरकारों का मिलकर हुआ है और ये हमारे सामने खड़ा हुआ है। ठीक है, पहले आतिशी से इसका जवाब ले लेते हैं। आतिशी, देखिए अलका जी, ये जो 976 मेट्रिक टन दिल्ली की रिक्वायरमेंट है, ये इसलिए है क्योंकि आज दिल्ली में बेड बढ़ाने की जरूरत है, दिल्ली में वेंटिलेटर्स बढ़ाने की जरूरत है, दिल्ली में आईसीयू बेड बढ़ाने की जरूरत है। बिल्कुल, हम एलएनजेपी अस्पताल और जीटीबी अस्पताल के साथ
पोर्टा कैबिन्स में 500 आईसीयू बेड्स की ढांचे हमने खड़े कर लिए हैं, उनकी सारी इक्विपमेंट प्रोक्योर कर ली है। लेकिन जब तक उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, एक वेंटिलेटर के पेशेंट को 70 लीटर पर मिनट तक का ऑक्सीजन सप्लाई की जरूरत पड़ सकती है। तो आज दिल्ली इंतजार कर रही है कि जो हमारे अभी जो हमारे एग्जिस्टिंग बेड्स है, भविष्य के लिए नहीं, हम आज के लिए मांग रहे हैं अलका जी, वो बेड्स बन के तैयार हैं, अभी जीडीपी अस्पताल में बन के तैयार है, आपके जयपुर गोल्डन बन के तैयार है। गोल्डन अस्पताल में मैक्स में लोगों ने दम तोड़ा ऑक्सीजन के बिना। सुन तो लीजिए अलका जी, को जो है वो गोदामों में संभाल के रखे हुए लोगों को दे नहीं रहे आप। मैं बता रही हूँ आपको, सबसे आपके यहाँ अभी आया है 6000 बिस्तर खाली है, लेकिन जीडीपी अस्पताल में लोग ऑक्सीजन बेड के बिना दम तोड़ रहे हैं। तो दिल्ली की जनता जवाब कैसे देगी बताइए? जो 6000 बिस्तर खाली है उसकी सूची जारी करिए। जो 6000 बिस्तर अभी ऑक्सीजन के खाली है उसकी सूची जारी करिए। मैं आपको कह रही हूँ, लोग दर दर भटक रहे हैं, उन्हें ऑक्सीजन बेड नहीं मिल रहे हैं। आप सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, भटक रहे हैं क्योंकि रिपोर्ट लोगों को एडमिट नहीं कर रहे हैं। बजे आपने जारी कर दी, 5 तारीख खत्म नहीं हुई, 5 तारीख खत्म नहीं हुई और दोपहर को 3:20 में आपने आज की रिपोर्ट जारी कर दी। सुनेंगी नहीं तो जवाब, सवाल आपका उन्हीं से है तो जवाब भी तो वही देंगी ना, तो आप लगातार बोलेंगे तो फिर कैसे? लेकिन आतिशी जो बात कह रही है अलका, वो बहुत जरूरी है, उस पर जरूर रोशनी डालिए, क्योंकि दिल्ली की जनता आपको सुन रही है और वो चाहती है कि इस बात पर बिल्कुल क्लैरिटी बरती जाए। सवाल ये कि आपने कहा कि हमने जो बेड बढ़ाए हैं उसके लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, अभी तक वो बेड काम में नहीं आए हैं मरीजों के, तो ऐसे में जो दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई है, फिर उसके पीछे की वजह क्या है? बिल्कुल देखिए प्रीति जी, दो चीजें समझिए। आज के दिन में जितने बेड्स फंक्शनल हैं दिल्ली में, उनकी 700 मेट्रिक टन की रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए पीयूष गोयल जी को हमने हफ्ते भर पहले हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी ने लिखा था। हमें आज तक एक भी दिन 700 मेट्रिक टन नहीं मिला है, पहली बात। और यही कारण है कि जो डॉक्टर्स कह भी रहे थे शो से पहले कि जैसे तैसे मैनेजमेंट इंप्रूव करके जुडिशियस यूज ऑफ ऑक्सीजन से आज हो रहा है। बारी बारी से अलका जी प्लीज। जब ऑक्सीजन नहीं आएगा तो हॉस्पिटल क्या करेगा? दूसरी बात, आज दिल्ली में सरकारी अस्पताल भी, कई प्राइवेट अस्पताल भी अपनी फैसिलिटीज एक्सपैंड करने के लिए रेडी बैठे हैं। अपोलो हॉस्पिटल कुछ दिन पहले तक, जब ये संकट शुरू हुआ, उसी दिन वो 50 बेड बढ़ाने वाले थे। गंगाराम हॉस्पिटल से डॉक्टर साहब यहाँ थे, वो बेड बढ़ाने वाले थे। बीएलके हॉस्पिटल के साथ हमने होटल्स को लिंक किया था, वो ऑक्सीजन बेड्स बढ़ाने वाले थे। लेकिन जब एग्जिस्टिंग पेशेंट्स के लिए ही ऑक्सीजन नहीं है, तो कोई भी सरकारी अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल कमरा दिल्ली सरकार ने इस 1 साल कोरोना काल में एक भी वेंटिलेटर नहीं खरीदा है, बैठा है, लेकिन उसके पास ऑक्सीजन नहीं है। ये रियलिटी है। अलका, मैं आपको मौका दूंगी, लेकिन प्लीज देखिए अपनी बात जो दिल्ली की जनता जिनके मुंह से सुनना चाहती है वो तो सुन लीजिए, फिर आप सवाल कर लीजिएगा, आपको पूरा मौका मैं दूंगी। आतिशी। थैंक यू प्रीति, थैंक यू। मैंने आपको जैसे स्पष्ट कहा, दिल्ली की एग्जिस्टिंग बेड कैपेसिटी पे आज हमें 700 मेट्रिक टन की जरूरत है, जो हमें नहीं मिल रहा है। दिल्ली को जो हमारे पास रेडिली अवेलेबल नए बेड्स हो सकते हैं, ऑक्सीजन बेड्स, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट अस्पतालों के पास भी और गवर्नमेंट अस्पतालों के लिए भी तैयार है, उसके लिए हमें 900 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है। प्रीति, आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ कि आज दिल्ली में सबसे ज्यादा जरूरत आईसीयू बेड्स की है, अगर किसी चीज की है। लेकिन आईसीयू बेड्स में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। जब तक दिल्ली को 900 मेट्रिक टन ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तब तक दिल्ली की आईसीयू कैपेसिटी, चाहे सरकारी हॉस्पिटल, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन डॉक्टर्स के पास में जाना चाहती हूँ इस बीच। डॉक्टर राणा, देखिए आप किस तरह से, मैं आपसे कोई पॉलिटिकल व्यू नहीं चाहती हूँ सर, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप इस मौजूदा स्थिति को अपने नजर से देखिए, क्योंकि आप लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं मरीजों को और आप देख रहे हैं कि किस तरह का संकट इस वक्त है। ऐसे में एक फैक्ट ये भी आया कि बहुत सारी चीजें मौजूद है, लेकिन वो उपयोग में नहीं लाई जा रही है, सिर्फ समन्वय की कमी की वजह से। क्या आपको भी लगता है कि वो समन्वय हो जाए तो चीजें बेहतर हो सकती हैं? मुझे मेरा अपना अंदाज़ा जो मैं सोचता हूँ, वो मैं ये सोचता हूँ कि दिल्ली को जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है
वो किसी तरीके से अभी तक पूरी नहीं हो रही है। दिन प्रतिदिन वो बढ़ती जा रही है, बढ़ गई है पहले से। अब ऐसा नहीं कि उनको 300 मीट्रिक टन मिल रही है, उससे ज़्यादा मिल रही है, तभी हमारा वितरण अच्छा रहा है। जहाँ तक अगर सवाल है कि वो मेरे ख्याल में ऐसी कम्युनिटी है तो नहीं है कि ऑक्सीजन टैंक कहीं खड़े कर देंगे सड़क पर। वो पूरी कोशिश करते हैं, ये मैं एडमिट करता हूँ टीवी पर भी। हमारे अपने लोकल प्रतिनिधि हैं, वो हमें जब भी हम टेलीफोन करते हैं उसी टाइम कुछ ना कुछ कर देते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। सब लोग जुड़े हुए हैं उसमें कि अगर मैं जो लोकल सरकार के लोग हैं, चाहे IAS अफसर हैं, चाहे पॉलिटिशियन हैं, चाहे वो जो समाज सेविक हैं, सब लोग हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। पर मेरा अपना अनुमान है कि जितनी ऑक्सीजन दिल्ली को ज़रूरत है और जितने ICU बेड दिल्ली में हैं उनको ऑक्सीजन पूरी नहीं हो रही है, और डे बाय डे थोड़ी पूर्ति हो रही है। तो आने वाले समय में जब पूरी हो जाएगी तो ICU बेड भी बढ़ जाएंगे। मैं तो यही सोचता हूँ कि डेफिशिएंसी है अभी भी, जो सप्लाई और डिमांड में डेफिशिएंसी है। ऐसा नहीं है कि उनके पास सप्लाई पूरी है और उनकी सप्लाई चेन खराब है। वो दिन रात भागते रहते हैं, जब ज़रूरत होती है किसी हॉस्पिटल को तो किसी को 1 टन दे देते हैं, किसी को 2 टन दे देते हैं, अपना हिसाब किताब करते रहते हैं, बांटते रहते हैं। अदरवाइज उनको क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो ट्रक अपना एक को नहीं, तो अदरवाइज उनके पास एडिक्वेट सप्लाई होगी तो एक ही हॉस्पिटल को एक दिन की सप्लाई तो कम से कम पूरी दे देंगे। वो तो घंटों के हिसाब से देते हैं, पर पूरा करने की कोशिश करते रहते हैं। डॉक्टर सोनिया लाल। हाँ जी, तो अभी जो कंडीशन है, आई थिंक जब तक हम नंबर्स नहीं कंट्रोल करते, वॉल्यूम ही बहुत ज्यादा है। सो डेफिनेटली जब तक हम फैसिलिटी सारी नहीं लाते हैं, ऑक्सीजन की कमी अभी भी है, ये फैक्ट है। हम ये कह रहे हैं कि पहले से थोड़ा बेटर है, पर अभी देयर इज अ वेरी बिग गैप। अभी गैप तो अभी बहुत है। एंड चैलेंज ये है कि अगर हमारे नंबर्स कंट्रोल नहीं हुए तो नंबर ऑफ एडमिशंस बढ़ती रहेंगी, और इस बार पेशेंट बीमार ज्यादा हो रहे हैं। जो लोग हॉस्पिटल आ रहे हैं उनको ऑक्सीजन की एक्चुअली मेजॉरिटी को जरूरत पड़ती है। ICU बेड्स की, कंप्लीटली एग्री विद डॉक्टर आना, ICU बेड्स की बहुत जरूरत है। इतनी ज्यादा ICU बेड्स की शॉर्टेज है कि वी फील वेरी हेल्पलेस, क्योंकि इतने लोगों को ICU बेड्स की जरूरत होती है। ICU बेड का मतलब है कि ऑक्सीजन की सप्लाई और भी ज्यादा चाहिए। सो डेफिनेटली वो डिमांड एंड सप्लाई का तो बहुत प्रॉब्लम है। एंड आई थिंक जब तक ये पूरा सॉल्व नहीं होता, जैसे सॉल्व होगा हॉस्पिटल्स के लिए इजियर हो जाएगा अपने पेशेंट्स की हेल्प करना, उनका टेक केयर करना, एंड डेफिनेटली वो थोड़ा स्मूदन हो जाएंगी चीजें। पर अभी हमें नंबर्स पे भी काम करना पड़ेगा। जब तक हमारे नंबर्स नहीं कम होते तब तक हमारे डॉक्टर्स पैनल में जो है वो बार-बार ये कह रहे हैं कि हमें नंबर्स को कम करना होगा, ये सबसे बड़ी चुनौती है। और अगर हमने ये कर लिया तो बाकी जो चीजें हैं, चाहे वो दवाइयों की कमी है, इंजेक्शन की कमी है या ऑक्सीजन सिलेंडर्स की समस्या है, उससे भी हम काफी हद तक धीरे धीरे पार पा जाएंगे। लेकिन ऐसे में आप बताइए कि दिल्ली की ऑक्सीजन पूर्ति पर आप लोगों का प्लान क्या है? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी आपसे जानना चाहता है, और साथ ही अलका लांबा ने आपसे कहा कि प्लेन उतर रहे हैं, वहां पर खड़े हुए हैं जिसमें मेडिकल उपकरण से लेकर, मेडिसिन से लेकर, इंजेक्शन से लेकर, वेंटिलेटर से लेकर सब कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन आप पहुंचा नहीं रहे मरीजों तक, अस्पतालों तक। ऐसा क्यों? अपराजिता सारंगी जी, अपराजिता जी आवाज आ रही है आप तक? चलिए, लग रहा है उन तक आवाज नहीं आ रही है। अलका आप बोलिए। प्रीति जी, मैं डॉक्टर सोनिया लाल को सुन रही हूँ। उन्होंने कहा जब तक नंबर कम नहीं आएंगे, तो सरकारें इसका ये मतलब मत समझे कि वो कह रही हैं कि नंबर कम करने का मतलब है टेस्टिंग कम कर दीजिए, क्योंकि हो ये रहा है। नंबर कम दिखाने के लिए आप टेस्टिंग को कम कर रहे हैं, जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। अब मैं आतिशी जी की बात पर आती हूँ। उन्होंने कहा हमारे पास 976 मैट्रिक टन मिले तो हम और बिस्तर बढ़ा देंगे। अभी का रिक्वायरमेंट 700 मैट्रिक टन है, लेकिन अभी जो रिक्वायरमेंट है वो 700 है। इन्हें मिल कितना रहा है? 500। 200 मैट्रिक टन नहीं मिल रहा। वो 200 मैट्रिक टन ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से उन लोगों का हो क्या रहा है, मैं ये पूछना चाहती हूँ। जान जा रही है, वो तो बोल रहे हैं ना, जान जा रही है। डिमांड ही नहीं पूरी हो रही तो जान जा रही है, जा रही। हमने देखा नहीं तड़पते हुए मरीजों को। और मैं वही कह रही हूँ, नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हमें चाहिए, आप नहीं दे रहे, स्थितियां विकट हो रही है हर अस्पताल में। कभी बीते दिनों हमने देखा 2 घंटे की बची है, 3 घंटे की बची है। कमी से, वही कह रही हूँ, कोरोना से नहीं, सुविधाओं के अभाव से लोगों की मौत हो रही है ऑक्सीजन ना मिलने से। RTI कहती है
केजरीवाल सरकार ने पिछले 1 साल में एक भी वेंटिलेटर का जो है ऑर्डर नहीं दिया है। ये तो इन्हें करना था। ऑक्सीजन का ठीक है, ठीकर हम फोड़ देते केंद्र का, वेंटिलेटर किसको ऑर्डर करने थे, इनसे पूछते। और पंजाब में मुख्यमंत्री ने कहा हम ऑक्सीमीटर गांव-गांव, घर-घर, क्योंकि 6 महीने के बाद चुनाव है। दिल्ली के कितने घर-घर में इन्होंने ऑक्सीमीटर दिया, दिल्ली वाले सुन रहे, मैं पूछना चाहती हूँ। पंजाब में चुनाव है, इसलिए मुख्यमंत्री के कहने पर हर पंजाब के गांव में, घर में आम आदमी पार्टी सरकार किसके पैसे से ऑक्सीमीटर दे रही है, मैं पूछना चाहती हूँ। दिल्ली वाले क्यों? मैं आपके पास आऊंगी, आतिशी इस पर जवाब दीजिए। देखिए अलका जी, आपको पता हो या नहीं, लेकिन घर घर में ऑक्सीमीटर देने की शुरुआत दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने ही करी। सबसे पहले होम आइसोलेशन को बड़े स्तर पे करने की शुरुआत, घर घर ऑक्सीमीटर देने की शुरुआत दिल्ली में दिल्ली सरकार ने करी। पहली बात उसे दिखाइए। अलका जी सुन तो लीजिए। अलका जी क्या समस्या है कहना है कि दिल्ली के 3 करोड़ आबादी को, अलका जी शांति रखिए, शांति शांति। आम आदमी पार्टी सरकार ने अलका जी में दिया है, ये कोरा झूठ है। अलका जी तो शांति रख लीजिए। शांति, आप झूठ बोल रही है कि दिल्ली के घर में आपने ऑक्सीमीटर दिया है और आप होम आइसोलेशन की बात कर रही हैं। आपको सुनना ही नहीं है। दूसरी लहर है होम आइसोलेशन में, एक परिवार का सदस्य अगर संक्रमित है तो वो होम आइसोलेशन में घर के 4 सदस्यों को। अगर आपको बात अलका लांबा जी, देखिए जब आप बोल रही थी कोई इंटरवीन नहीं कर रहा था, तो आपकी बातों का जवाब तो वही देंगी, तो आप जवाब सुनेंगी नहीं तो फिर फायदा क्या है? आप जवाब में भी आप सवाल निकालेंगे और उसी वक्त पूछेंगे तो ऐसे बात नहीं बन पाएगी। बात तो सुन लीजिए उनकी, आपको पूरा मौका दिया जाएगा, दिया गया है, एक बार सुन तो लीजिए उनका जवाब प्लीज। आतिशी की ऑडियो प्लीज। होम आइसोलेशन घातक साबित हो रहा है। एक आदमी से 4 देखिए अरे सुन तो लीजिए अलका जी, शांति रखिए 1 मिनट। अगर आपको से सवाल ही पूछने हैं कि आपको उनके जवाब भी चाहिए। अलका जी ने टेस्टिंग का सवाल उठाया, तो मैं आपको ये बता दूं कि देश में सबसे ज्यादा टेस्टिंग अगर कहीं हो रही है वो दिल्ली में हो रही है। ऑन एन एवरेज दिल्ली में 75,000 to 95,000 टेस्ट रोज होते हैं। उनकी संख्या घटती बढ़ती है लैब्स की कैपेसिटी के आधार पर, कि अगर कुछ दिनों में लैब्स में ज्यादा टेस्ट चले जाते हैं तो वो डिले हो जाते हैं। लेकिन देश में सबसे ज्यादा टेस्टिंग अगर कहीं हो रही है वो दिल्ली में हो रही है। दूसरी बात सुन तो लीजिए अलका जी, 1 मिनट शांति रखिए। दूसरी बात, मुझे नहीं दिल्ली सुन रही है। जो डॉक्टर लाल बात कह रही थी, ये बिल्कुल ठीक है, केसेस कम हो रहे हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली पॉजिटिविटी रेट कम हो रहा है। बेसिकली हर 100 टेस्ट में आप परसेंटेज समझती हैं अलका जी? हर 100 टेस्ट में लोग पॉजिटिव धोखे में खतरे में डाल रही है आम आदमी पार्टी सरकार। कुछ दिन पहले आप धोखा दे रहे हैं। 1 लाख टेस्ट इनको म्यूट कर दीजिए, आपने रोक दिए। म्यूट कर दीजिए नहीं है, बेनकाब हो रही है, बेनकाब हो रही है, बेनकाब हो रही है, बेनकाब हो रही है। प्लीज देखिए, ऐसे मत कीजिए। व्यूअर्स लगातार अभी आप जाएंगे ट्विटर पर, सोशल प्लेटफॉर्म पर, तो बोलेंगे कि हमें बात ही नहीं सुनने में आ रही है, तो क्या फायदा है इस बात को रखने का? प्लीज आतिशी कंप्लीट करिए। आपसे रिक्वेस्ट है ऐसे पैनलिस्ट को ना बुलाया जाए जो शांति से बात भी अपनी नहीं रखने दिए जाते। जब अलका जी अपनी बात रख रही थी तो हमने पूरी तहजीब के साथ उनकी बात को बिना इंटरप्ट किए सुना, तो हम ये अपेक्षा करते हैं कि वो भी थोड़ी सी तहजीब दिखाएंगे और हमारी बात को सुनेंगे। मैं ये कह रही थी, और जो डॉक्टर लाल ने बात कही कि दिल्ली में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है जब से लॉकडाउन हुआ है, और वो सिर्फ केसेस की संख्या इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ऑन एनी गिवन डे टेस्टिंग कभी थोड़ी कम होती है, कभी थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन पॉजिटिविटी रेट कि हर 100 केस जो लोगों को टेस्ट किया जाता है उसमें कितने पॉजिटिव आते हैं, ये दिखाता है कि संक्रमण दर कितना है। कुछ दिन पहले जब दिल्ली में एकदम पीक पर केसेस थे तो तकरीबन 35% तक संक्रमण दर पहुंच गया था, लेकिन दिल्ली के लिए खुशी की बात है कि संक्रमण दर धीरे धीरे 35 से 31, 31 से 28 और अब 26% पे आ गया है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से संक्रमण दर घट रहा है और जिस तरह से ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ रही है, अभी जो सप्लाई और डिमांड का मिसमैच है पेशेंट्स की जरूरत और ऑक्सीजन बेड्स में, वो 2-4 दिन में दोनों तरफ से केसेस के घटने से और ऑक्सीजन सप्लाई के आने से और फैसिलिटीज एक्सपैंड होने से जल्द से जल्द ये पूरा हो जाएगा। लेकिन आतिशी, मैं यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहती हूँ। अभी अलका कह रही थी कि टेस्टिंग कम हो रही है, वो उनका आरोप हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जो मैंने महसूस किया है या जितने भी लोग जुड़ रहे हैं वो ये कि अब लोग टेस्टिंग के लिए खुद भी नहीं जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अच्छा सर्दी खांसी जुकाम है, गला खराश हो रहा है, बुखार हो रहा है, तो लोग खुद ही अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं। ये भी बात सच है
ये बात सच है। देखिए ये आंकड़ा है, ये भी एक आंकड़ा है जो कि हो सकता है कि आपकी उस डेटा में शामिल कभी नहीं हो पाएगा, ये भी है, इसको भी आप ध्यान में रखिए। जी आप ये कुछ कह रही हैं। प्रीति जी, लेकिन जो 100 लोग टेस्ट करते हैं, इसीलिए पॉजिटिविटी रेट को देखा जाता है, क्योंकि हर तरह के लोग टेस्ट करवाते हैं, इसलिए पॉजिटिविटी रेट को इंटरनेशनली बेंचमार्क माना जाता है। टेस्ट कभी कम होता है, कभी ज्यादा। लोगों में इस दौरान आतिशी एक डर भी बैठ गया है, लोगों को डर भी बैठ गया है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर टेस्टिंग हो रही है। लोगों को सही बताऊं तो टेस्टिंग को लेकर भी डर है। वो कह रहे हैं कि किस तरह स्वैब लिए जा रहे हैं, कई लोगों की तो गलत रिपोर्ट्स आ रही हैं, कई लोग के आरटीपीसीआर में पॉजिटिव आ जा रहा है, कई लोग की फिर वो दोबारा कराते तो नेगेटिव आ जा रहा है। तो इतना कंफ्यूजन है लोगों के भीतर। लोग कह रहे हैं कि सच है कि हम जाए नहीं, हम घर पर ही रहे, ऐसा भी हो रहा है। अच्छा ठीक है, मैं आप दोनों को यहीं पर विराम देती हूँ। अपराजिता सारंगी को मेरे साथ जोड़ना बहुत जरूरी है इस वक्त, क्योंकि अपराजिता जी आपसे मैंने सवाल पूछा था, तब आप डिस्कनेक्ट हो गई थी। सवाल आपसे था अलका लांबा का। सवाल ये कि मेडिकल उपकरण से लेकर तमाम ऐसी जरूरतें जो इस वक्त मरीज को बहुत ज्यादा, जिसकी अहमियत है उसकी जिंदगी में, वो सब आप लोग नहीं पहुंचा पा रहे हैं। और ऐसा उनका आरोप है कि वो दिल्ली के एयरपोर्ट पर यूं ही पड़े हुए हैं, सिर्फ सामान के तौर पर, जिनका इस्तेमाल किसी की जिंदगी बचाने में हो सकता है। वहीं दूसरी साथ ही एक और बात का जवाब दीजिएगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी आपसे पूछा है कि आपके पास दिल्ली में ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए प्लान क्या है? जी देखिए, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से किसी की जान बचने वाली नहीं है। हमें बड़े शांत मन से समाधान खोजना है। अभी देश में दो तरह के लोग हैं, चित्र साफ है। एक तरफ केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्वयंसेवी संस्था दिन रात काम कर रही हैं, लोगों की जानें बचा रही हैं, और दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो विरोध के नाम पर विरोध कर रहे हैं, नुक्स निकाल रहे हैं। लाइव से मैं आपको बता दूं 5 दिन से पड़े कि जहां तक ऑक्सीजन सप्लाई की बात है, अलका जी जरा सुन लें, संयम और संतुलन के साथ बातचीत करें तो अच्छा लगता है। जहां तक ऑक्सीजन सप्लाई की बात है, ये जो मुद्दा है यह सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। आप जानते हैं कल 10:30 बजे हमारी तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से सारी बातें पेश की जाएंगी। जो हमारी स्थिति है उसे सबके समक्ष रखा जाएगा। मैं आपको बता दूं, जहां तक ऑक्सीजन सप्लाई का सवाल है और दिल्ली का सवाल है, सबसे पहले 378 मीट्रिक टन का कोटा दिया गया था, उसे बढ़ा के हमने 480 मीट्रिक टन किया दिल्ली की सरकार के लिए। इसके बाद इन्होंने कहा कि नहीं और बढ़ाओ, 590 मीट्रिक टन किया गया। दुख की बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट में ये गए, मनीष सिसोदिया साहब जो डिप्टी सीएम हैं, आदरणीय सिसोदिया जी ने एक चिट्ठी लिखी पीयूष गोयल जी को कि 700 मीट्रिक टन विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपको यहाँ पर रोककर आपकी जो समन्वय की प्रक्रिया है जिसमें आप बहुत सहयोग कर रही हैं दिल्ली सरकार को, उस पर एक बात जोड़ना चाहती हूँ। आप कोटा बढ़ा रही हैं, लेकिन उस कोटा की जो सप्लाई होनी चाहिए, दिल्ली सरकार का सवाल यही है कि वो सप्लाई नहीं हो पा रही है अस्पतालों तक। मैं अनुरोध करूंगी आप शांति बनाए रखें। आप शोर करेंगे तो मैं नहीं बोल पाऊंगी, ये शोर है। देखिए वो जो आप डेटा बता रही हैं, डेटा के आधार पर जो सवाल उठेंगे वो पूछे जाएंगे। अपराजिता जी आप ही से पूछे जाएंगे। मैं बता रही हूँ, देखिए 700 मीट्रिक टन जो कहा गया उसका आधार होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में इसी बात को लेकर बातचीत हुई है। मैं आपको बता दूं, सीधी सी बात है, 16,000 नॉन आईसीयू बेड्स जहां पर असेसमेंट किया गया। देखिए टीम बैठती है, डॉक्टर्स की टीम होती है, हमारे सरकारी कर्मचारीगण होते हैं, हमारे मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स के, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के, ये लोग बैठकर तय करते हैं, ऑक्सीजन की मैपिंग की जाती है। 16,000 नॉन आईसीयू बेड्स के लिए बेड्स में 8,136 मैं आपको बता दूं 8,136 बेड के लिए ऑक्सीजन की जरूरत कही गई। ये हमने अपने एफिडेविट में दिया है। वहां 152 मीट्रिक टन की जरूरत है और जितनी आईसीयू बेड्स हैं वहां 415 मीट्रिक टन की जरूरत है। कुल मिलाकर कितना हुआ? 567 मीट्रिक टन, 567 मीट्रिक टन। इनका कहना है हमें 700 मीट्रिक टन दीजिए।
बात यह है कि कल इसकी सुनवाई है और जब चलिए ठीक है, कल उसकी कोई भी सुनवाई, मुद्दा आप उस पर आप बात विचाराधीन बहुत होता है सीधे नहीं रख रही हैं, आप सर्वोच्च डेटा न्यायालय में, जरूर हमारे साथ शेयर करें। लेकिन एक और सवाल जो अलका लांबा पूछ रही थी, जल्दी से उस पर भी जवाब दीजिए कि आप तो एडमिनिस्ट्रेटर रही है ना, वो जो सामान अटका हुआ है एयरपोर्ट पर, वो क्यों अटका हुआ है, वो क्यों नहीं मरीजों तक पहुंच रहा है, वो क्यों नहीं जो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं वो उनके लिए बचाने का काम कर रहा है, संजीवनी के काम नहीं कर पा रहा है? मैं दो तथ्य आपके समक्ष प्रीति जी रखना चाह रही हूँ, मुझे आप 30 सेकंड का समय दें। छोटा जवाब रखिएगा मैम, मेरे पास समय मैंने थोड़ा सुना सा कम लेकिन है। मेरी बात आपके पास पहुंच नहीं रही थी। 1 अप्रैल से 28 अप्रैल की बात मैं आपको कह दूं, दिल्ली कह रही है, दिल्ली का काम है प्रबंधन कार्यान्वयन, हम उनके साथ खड़े हैं, वो भी इस बात को जानते हैं। नहीं तो हमारे डॉक्टर्स अभी नहीं कहते कि ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ रही है। 1 अप्रैल से 28 अप्रैल तक राउरकेला स्टील प्लांट से करीब राजिता जी, आप नहीं दे रही उस बात का जवाब, आप नहीं दे रही उस बात का जवाब, मुझे अफसोस है, राज्यों को मुझे अफसोस है कि आप इस बात का जवाब नहीं दे रही हैं या देना नहीं चाहती हैं। ठीक है, मुझे डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए क्योंकि डॉक्टर्स की आवाज आज बहुत अहम हो जाती है ऐसे वक्त में जब हम इस बहुत बुरी महामारी के दौर से गुजर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आज के समय में जो वक्त है, ऐसे में हर व्यक्ति, हर इंसान, देश क्या दुनिया का यही जानना चाहता है कि हम इन हालात से निकल कब पाएंगे। तो देश की जनता जो आपको सुन रही है उसके बारे में डॉक्टर राणा आप क्या कहेंगे? इसके बारे में मैं पूरी जानकारी तो नहीं दे सकता हूँ क्योंकि कोई भी सारे गेस वर्क हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट ज़्यादा आंसर दे सकते हैं, पर जो एपिडेमियोलॉजिस्ट का डेटा गूगल पर है उसके मुताबिक 15 मई से 15 जून तक ये पीक रहेगी। कई पार्ट में 15 मई में पहुंच जाएगी, कई में 20 मई में पहुंच जाएगी और दिल्ली में लगता है कि जून सर में बहुत बहुत आएगी। शुक्रिया, ये तो आपने जानकारी दी। डॉक्टर लाल, आपका क्या कहना है इस पर? I agree with Dr. Rana. अभी we have to go, जो एपिडेमियोलॉजिस्ट तो डेटा दे रहे हैं उनके अकॉर्डिंग, तो अभी ये पीक आएगी। अभी तो कह रहे हैं कि फ्रॉम मिडिल ऑफ मई लेके जून के मिड तक अभी चलेगी, तो अभी तो समय है अभी तो। और जितनी भी स्टडीज हुई, जितना भी डेटा मल्टीपल सोर्सेज से आ रहा है, सारा प्रीटी मच सेम ही बात कह रहा है कि अभी पीक आने में समय है और अभी पीक आएगी, तो हमें और तैयारी करनी पड़ेगी सबको। आप दोनों का बहुत बहुत विशेष तौर पर शुक्रिया, साथ ही हमारे बाकी पैनलिस्ट जो हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कू ऐप पर आज हमने एक सवाल पूछा था, उस पर हमें क्या जवाब मिला है वो सवाल मैं आपको बता दूं। क्या कोरोना पर सरकारों में तालमेल की कमी है? कू ऐप पर हमने ये सवाल पूछा जिस पर हमें बड़ी तादाद में लोगों ने रिएक्ट किया है। 92% लोगों ने हाँ में जवाब माना है कि हाँ तालमेल की भयानक कमी है, वहीं 8% लोगों ने ना में भी जवाब दिया है। और इसी के साथ ही आज आप हमारे चर्चा में जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक ब्रेक हम ले रहे हैं, आगे आप जरूर देखिएगा पत्थर की लकीर।